सोचिए, कामयाबी का रास्ता अगर खुद किसी के पिता ही उसे भ्रष्टाचार बताएं तो क्या होगा। आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की एक अमर कहानी नमक का दारोगा के बारे में। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो एक बेईमान दुनिया से टकरा जाता है और जहां हर कदम पर उसके ज़मीर का इम्तिहान होता है। और कहानी की शुरुआत ही होती है इस कह सकते हैं कड़वी लेकिन दुनियादारी से भरी सलाह से। ये सिर्फ एक नसीहत नहीं है, ये तो जीने का एक पूरा फलसफा है जो हमारे हीरो के पिता उसे देते हैं। मैसेज एकदम साफ है, तनख्वाह वो तो खत्म हो जाएगी, लेकिन रिश्वत का पैसा वो तो एक ऐसा दरिया है जो कभी सूखता ही नहीं। और बस यहीं से कहानी के उस मॉरल कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद रखी जाती है जो आगे सब कुछ तय करेगी। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं, एक पिता की दुनियादारी वाली सलाह। और यहीं से हमारे हीरो की असली नैतिक परीक्षा की शुरुआत होती है। तो मिलिए हमारे हीरो मुंशी वंशीधर से। अब देखिए, वंशीधर कोई बागी या विद्रोही किस्म के इंसान नहीं है। वो तो एक बहुत ही आज्ञाकारी बेटे हैं जिनके कंधों पर घर की सारी जिम्मेदारियां हैं। परिवार पर कर्ज का बोझ इतना है मानो कोई भारी चट्टान हो, और वंशीधर ही उस बोझ से निकलने की इकलौती उम्मीद है। तो जाहिर है प्रेशर बहुत ज्यादा है। और यहीं पर दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव साफ साफ नजर आता है। एक तरफ है पिता जिनकी सोच एकदम प्रैक्टिकल, थोड़ी भ्रष्ट है कि भाई रिश्वत पर ध्यान दो, और दूसरी तरफ है वंशीधर और उनके अपने सिद्धांत, धैर्य, बुद्धि और आत्मनिर्भरता। मतलब ये उनके अंदर चल रही आइडियल्स और रियलिटी के बीच की एक जबरदस्त लड़ाई है। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, नदी किनारे की वो रात। अब वक्त आ गया है सिद्धांतों की असली परीक्षा का, जहां एक टकराव होना तय है। पता चलता है कि ये गाड़ियां किसी और की नहीं बल्कि पंडित अलोपीदीन की हैं। कौन है अलोपीदीन? वो उस इलाके के सबसे इज्जतदार और सबसे ताकतवर इंसान है। देखिए, अलोपीदीन सिर्फ एक जमींदार नहीं है, वो तो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। उनके लिए पैसा सिर्फ पावर नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी चाबी है जो हर ताला खोल सकती है। जी हां, इंसाफ का ताला भी। और फिर शुरू होता है खेल। अलोपीदीन वंशीधर को खरीदने की कोशिश करते हैं। एक पेशकश से नहीं बल्कि पेशकश की पूरी बाढ़ ले आते हैं। शुरुआत होती है 1000 से, फिर 5000, 10,000, और जैसे जैसे रकम बढ़ रही है वंशीधर पर दबाव भी बढ़ रहा है। 20,000 और आखिर में 40,000 की एक बहुत बड़ी रकम। ये सिर्फ रिश्वत नहीं थी, ये तो सीधे सीधे वंशीधर के चरित्र पर एक हमला था। लेकिन वंशीधर वो टस से मस नहीं होते, और उनका जवाब वो तो इतिहास में दर्ज हो जाता है। 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बस इसी एक पल में, जब लालच अपनी सारी हदों को पार कर रहा था, वंशीधर का चरित्र एक चट्टान की तरह मजबूत खड़ा रहा। ये थी उनकी नैतिक जीत। और इस तरह उस रात नदी किनारे के उस घने अंधेरे में धर्म ने धन को अपने पैरों तले कुचल डाला। सोचिए, एक मामूली सा दारोगा वंशीधर उस पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करने का हुक्म देता है जिसे छूने की हिम्मत तक किसी में नहीं थी। ये एक ऐसी घटना थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चलिए अब कहानी के तीसरे हिस्से में चलते हैं, न्याय कटघरे में। अब ये लड़ाई नदी के किनारे से निकलकर अदालत पहुंचती है, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा है। और सबसे मजेदार बात क्या है जानते हैं? समाज का रिएक्शन। अरे वही दूध वाले जो दूध में पानी मिलाते हैं, वही व्यापारी जो जाली दस्तावेज बनाते हैं, सबके सब पब्लिक में अलोपीदीन की बुराई कर रहे हैं, ऐसे मानो वो खुद दूध के धुले देवता हों। मतलब पाखंड की भी कोई हद होती है। लेकिन जैसे ही मामला अदालत पहुंचता है, पूरा खेल ही पलट जाता है। अलोपीदीन के लिए कचहरी क्या है, वो तो उनका अपना जंगल है, और वो उस जंगल के शेर हैं। वकील, क्लर्क, अधिकारी सबके सब उनके नौकर हैं। उनका असर, उनका इन्फ्लुएंस पूरे सिस्टम में जहर की तरह फैला हुआ है। ऐसे में वंशीधर के लिए एक फेयर ट्रायल की उम्मीद करना एक सपना देखने जैसा ही था। और जो फैसला आया वो हैरान करने वाला था। अदालत ने न सिर्फ पंडित अलोपीदीन को बाइज्जत बरी कर दिया, बल्कि उल्टा वंशीधर को ही उनकी उद्दंडता के लिए डांट लगाई। मतलब इंसाफ की सरेआम हार हो गई। तो ये थी ईमानदारी की कीमत। बस एक हफ्ते के अंदर वंशीधर के हाथ में सस्पेंशन का नोटिस थमा दिया जाता है। सोचिए, जिस सिस्टम की रक्षा करने की उन्होंने कोशिश की, उसी सिस्टम ने उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया। ईमानदारी का इनाम क्या मिला? बेरोजगारी, शर्मिंदगी, और ऊपर से अपने ही परिवार का गुस्सा। और अब आता है चौथा
और आखिरी हिस्सा, एक ऐसा जॉब ऑफर जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। ठीक उस वक्त जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सबको हैरान कर देता है। और वहां पंडित अलोपीदीन खुद एक ऐसी बात मानते हैं जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं। वो कहते हैं, हाँ, मेरा पैसा अदालतें खरीद सकता है, लेकिन वंशीधर जैसा चरित्र नहीं खरीद सकता। वो अपनी हार मान लेते हैं, कानून की नज़र में नहीं, बल्कि नैतिकता की नज़र में। और तब अलोपीदीन एक ऐसी पेशकश करते हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल है। अपनी पूरी जायदाद का परमानेंट मैनेजर बनने का पद। सैलरी कितनी? 6,000 सालाना, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। साथ में बंगला, नौकर चाकर, सब कुछ। सोचिए जरा, जिस आदमी ने वंशीधर पर खरीदने की कोशिश की, अब वही आदमी अपनी पूरी दौलत उनके हाथों में सौंपना चाहता है। क्यों? क्योंकि अब वो समझ गया था कि असली दौलत पैसा नहीं, ईमानदारी होती है। और अलोपीदीन की जो आखिरी गुजारिश है, वो तो सच में असाधारण है। वो वंशीधर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमेशा वैसे ही रहें, वही नदी के किनारे वाले सख्त, बेमुरव्वत लेकिन धर्म पर टिके रहने वाले दारोगा। वो उन्हें बदलना नहीं चाहते, बल्कि वो उनके उसी रूप का सम्मान करना चाहते हैं। ये एक हारे हुए दुश्मन की तरफ से दिया गया सबसे बड़ा सम्मान था। वंशीधर की आंखों में आंसू थे और उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। और इस तरह ये कहानी खत्म होती है, किरदारों की एक तरह से अदला बदली के साथ। लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। आखिर दौलत का असली पैमाना है क्या? क्या वो पैसा है जो हम जमा करते हैं, या फिर वो चरित्र है जो हम बनाते हैं?